नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर इजी वे ग्लोबल। तो ड्राइंग का जो लाइन चैप्टर था उसका लेक्चर कंप्लीट हो गया था और उसके प्रैक्टिस सेट के बारे में मैंने आप लोगों को बोला था कि उसका प्रैक्टिस सेट जरूर लाएंगे और बहुत सारे बच्चों ने प्रैक्टिस सेट लगाया है, बहुत अच्छे नंबर लाए हैं। और जिनका अच्छा नंबर नहीं है दोबारा से 3 बार प्रैक्टिस सेट लगाइए और ये सोल्यूशन को देखिए कि सोल्यूशन में जो बता रहा हूं उसी के अकॉर्डिंग आपको भी सोचना है, आपको भी सवालों का जवाब देना है। ठीक है, तो चलिए जो प्रैक्टिस सेट है उसके एक एक क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। दूसरी बात, लाइन का 2 प्रैक्टिस सेट डाला हुआ, लाइन ए और लाइन बी कर, ठीक है ना, लाइन टेस्ट ए और लाइन टेस्ट बी। ये लाइन टेस्ट ए प्रैक्टिस सेट ए है जिसके हम सवालों का जवाब यहाँ पर देने वाले हैं, बताने वाले हैं आपको। तो आइए टाइम को ज्यादा किल न करके डायरेक्ट शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहला मेरा सवाल यहाँ पे ये है, देखिए पहला सवाल ये है कि किस रेखा द्वारा वस्तु में ड्राइंग की बाहरी सीमा को दर्शाया जाता है। विच लाइन रिप्रेजेंट द आउटर बाउंड्री ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द ड्राइंग। ठीक है, तो यहां पे 4 ऑप्शन है। पहला अदृश्य रेखा, वस्तु रेखा, मध्य रेखा और विस्तार रेखा। मध्य रेखा कोई रेखा होता ही नहीं, हम लोग पढ़े नहीं, मिडिल लाइन के बारे में नहीं पढ़े कभी। ठीक है, दूसरा अदृश्य, तो अगर ड्राइंग के बाहरी सीमा दिखाना हो तो वो अदृश्य तो होगा नहीं, ड्राइंग के बाहरी सीमा दिखाने के लिए बोल रहा है कि ड्राइंग का बाहरी सीमा दिखाना। ये ड्राइंग है और ये ड्राइंग का बाहरी सीमा, इसको दिखाना वो अदृश्य हो ही नहीं सकता है, ये भी गलत हो गया। अब होगा विस्तार रेखा, एक्सटेंशन लाइन। ये देखिए एक्सटेंशन लाइन क्या होता है, ऑब्जेक्ट के 8 mm की दूरी पे एक हम जो डायमेंशन लाइन खींचते हैं ना, और डायमेंशन लाइन जिस लाइन के ऊपर टिका रहता है, एरो हेड जिस पर टिका रहता है उसको एक्सटेंशन लाइन बोलते हैं, इसको एक्सटेंशन लाइन बोलते हैं, इसको एक्सटेंशन लाइन बोलते हैं। ठीक है ना, अगर आपने थ्योरी को देखा होगा तो समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये डायमेंशन लाइन है, ठीक है, बीच वाला ये डायमेंशन लाइन है। और ऑब्जेक्ट लाइन जो किनारे किनारे जो रेखा ये दिख रहा है ना जो आपको, बिल्कुल यही होता है ऑब्जेक्ट लाइन। ये क्या होता है, ऑब्जेक्ट लाइन होता है, या वस्तु रेखा बोलिए। मतलब किसी भी चीज को अगर आप देख रहे हैं उसका जो किनारा है, ये जो किनारा है इसको हम लोग बोलेंगे लाइन या ऑब्जेक्ट लाइन, वस्तु रेखा जो भी। ये वस्तु है, इसके 2 किनारों को, 2 सरफेस को मिलाने वाला जो एक एज बन रहा है ना, एक लाइन के थ्रू बन रहा है, इस लाइन को हम लोग बोलेंगे बाहरी रेखा। ऑब्जेक्ट लाइन, वस्तु का लाइन, आउटलाइन, ये सब हम लोग बोलते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन का आंसर आपका हो गया ऑब्जेक्ट लाइन, वस्तु रेखा। आउटर लाइन भी इसको बोला जाता है, इसको हम लोग आउटर लाइन भी बोलते हैं क्योंकि ये बाहरी लाइन होता है, आउटर लाइन। ठीक है ना, ठीक है। नेक्स्ट हम चलेंगे दूसरा क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन दिया कि नीचे दिए गए रेखा का उपयोग किया जा सकता है। द लाइन गिवन बिलो इज यूज्ड। ये कहाँ यूज होता है, ये इस तरह के रेखा को हम लोग कहाँ यूज करते हैं। तो पहला है दीर्घ खंड रेखा, सेक्शन रेखा, केंद्र रेखा, कर्तन समतल रेखा। तो ये तो शेयरिंग प्लेन हम लोग पढ़े ही नहीं है, पढ़ना ही नहीं है, एक आंसर खत्म हो गया। और आपको मैं दिखाना चाहूंगा सेंटर लाइन, मतलब किसी ऑब्जेक्ट के सेंटर से जाता है। ठीक है ना, सेंटर लाइन किसको बोलते हैं, जो किसी ऑब्जेक्ट के सेंटर से जाता हो। ठीक है, सेंटर लाइन किसको बोलेंगे, किसी ऑब्जेक्ट के सेंटर से जो लाइन प्रवेश करती है उसको सेंटर लाइन बोलते हैं, जिसमें एक छोटा डैश एक बड़ा डैश आता है, जिसमें एक छोटा डैश एक बड़ा डैश, एक बड़ा डैश इसके बाद छोटा डैश, मतलब इस तरह के डैश होता है, छोटा बड़ा का कॉम्बिनेशन होता है। तो सेंटर लाइन नहीं है ये। ठीक है, सेक्शन रेखा, सेक्शन लाइन की बात करें तो किसी सेक्शन लाइन क्या होता है, सेक्शन लाइन किसी ऑब्जेक्ट के जो अंदर वाला पार्ट होता है ना उसको दिखाने के लिए हम सेक्शन लाइन खींचते हैं। ये 45 डिग्री इंक्लाइन होता है सेक्शन लाइन। कितना होता है, 40, सेक्शन लाइन 45 डिग्री इंक्लाइन होता है। ये इंक्लाइन तो है नहीं। ठीक है, मतलब ये यही वाला आंसर सही है, दीर्घ खंड रेखा। दीर्घ खंड रेखा कैसे दिखाते हैं, 2 तरह की रेखाएं होती है। ठीक है ना, एक दीर्घ खंड होता है, एक लघु खंड होता है। ठीक है, एक होता है लघु खंड। ठीक है ना, लघु खंड कैसे होता है भाई, देखिए इसके अगर हम इसके कर्व, इसके हम सेक्शन को दिखाना चाहेंगे तो इस तरह से खींचेंगे फ्री हैंड, ये लघु खंड रेखा हो गया। ये कौन सा रेखा हो गया, लघु खंड। ठीक है ना, वही दीर्घ खंड दिखाना हो इस तरह से करके दिखाते हैं। ठीक है ना, इस तरह से। ठीक है, तो ये दीर्घ खंड होता है, ये होता है दीर्घ खंड। इसका मतलब ये बहुत बड़े भूभाग को क्रैक दिखाना हो, बड़े भाग को टूटा फूटा दिखाना हो, उसके लिए हम दीर्घ खंड रेखा का प्रयोग करते हैं। और छोटा क्रैक्स के लिए, छोटा टूटा फूटा भाग को दिखाने के लिए हम लोग लघु खंड रेखा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो क्या आंसर होगा, दीर्घ खंड रेखा आंसर होगा। ठीक है, थ्योरी में आपको पढ़ाया था मैंने। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी मोटी खंडित रेखा है। अब आप ही देखकर बताइए, बोल रहा है कि निम्न में से कौन सी रेखा जो मोटी है और खंडित भी है, मोटा भी है और खंडित है, मतलब खंड खंड किया हुआ, टूटा हुआ है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए थिक एंड सेगमेंट लाइन, काटा हुआ। ठीक है ना, देखिए
ये दो रेखाओं को देखिए, लास्ट और पहला का देखिए, ये खंडित रेखा है, मतलब कटा फूटा है ना, लेकिन पतला है, लेकिन ये वाला देखिए मोटा है, खंडित है लेकिन मोटा है, तो ये वाला आंसर सही होगा हम लोगों का। ठीक है, ये तो लगातार लाइन, ये खंडित लाइन नहीं है, ये लगातार लाइन है। ठीक है, तो ये वाला सही होगा। ठीक है, तीसरा नंबर हो गया। चौथा पे चलते हैं। दे रहा है कि नीचे दिए गए चित्र में एक्स रेखा का नाम क्या है? ये रेखा का नाम बताइए आप लोग। दिए गए चित्र में रेखा का नाम बताइए, ये कौन सी रेखा है? ये जो रेखा, ये कौन सी रेखा है? तो पहला ऑप्शन है विस्तार रेखा, एक्सटेंशन लाइन, केंद्र रेखा, सेंट्रल लाइन, लघुखंड रेखा। इनमें से कोई नहीं। लघुखंड तो है ही नहीं, आपको बताया था ना लघुखंड ऐसे होता है। ठीक है ना, इस तरह का कुछ होता है, मतलब इस ऑब्जेक्ट को क्रेक को दिखाना हो तो हम लोग ऐसे दिखाते हैं। तो लघुखंड तो ऐसा होता है, ये है ही नहीं। ठीक है ना, ये खंडित है, बीच बीच में डैश डैश दिया हुआ है। तो ये कौन सा रेखा हो सकता है? ठीक है, या इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम ऑप्शन पर विचार करें तो हमें समझ में आएगा कि क्या हो सकता है। ठीक है ना, जैसे हम बात करें विस्तार रेखा का, तो विस्तार रेखा के बारे में आपको बताया था ना कि किसी ऑब्जेक्ट का जो डायमेंशन देना होता है ना, जिस पर डायमेंशन नहीं रहता है, ये ऑब्जेक्ट लाइन से 8 mm की दूरी पे हम लोग एक्सटेंशन लाइन खींचते हैं। एक्सटेंशन हुआ, इसी का एक्सटेंशन है। ठीक है, और इस पर डायमेंशन लाइन टिका हुआ रहता है, एरो हेड इस पर टिका हुआ रहता है। तो ये हो गया डायमेंशन लाइन। ठीक है ना, और ये हुआ एक्सटेंशन लाइन। तो ये दोनों भी नहीं है, एक्सटेंशन लाइन नहीं है। ठीक है, केंद्र रेखा बताए ना कि बीचों बीच एक बड़ा डैश, एक छोटा डैश, एक बड़ा डैश, एक छोटा डैश, एक बड़ा डैश, एक छोटा डैश, इस तरह से जो रेखा खींचते हैं उसको सेंटर लाइन बोलते हैं। ये भी नहीं है सेंटर लाइन, मतलब इनमें से कोई नहीं, ये कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है ना, ये हिडन लाइन है। ठीक है ना, ये क्या है? हिडन लाइन है, लेकिन इसमें हिडन लाइन दिया नहीं है, क्योंकि हिडन लाइन में अंदर वाला भाग, छुपी हुई रेखा को दिखाने के लिए एक तरह का हम डैश ऐसे ऐसे खींचते हैं। ठीक है ना, उसका मतलब है कि उसके पीछे एक और भी सरफेस है जो हमको दिख नहीं रहा है, तो हिडन लाइन से दिखाते हैं, वो एक्चुअली हिडन लाइन है। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरी पढ़ के आइएगा तो समझ में आएगा। पांचवा है कि सेक्शन दिखाने की है। ठीक है, सेक्शन को दर्शाने के लिए झुकी हुई रेखा खींची जाती है। कितना डिग्री पर खींची जाती है भाई? 75 डिग्री पर, 45 डिग्री पर, 55 डिग्री पर, 65 डिग्री पर। सेक्शन को दिखाने के लिए हम कितने डिग्री पर इंक्लाइन लाइन को खींचते हैं, ये पूछ रहा है। तो बताइए कितना डिग्री इंक्लाइन खींचते हैं भाई? कौन बताएगा? तो आपको पता है कि सेक्शन लाइन दिखाने के लिए, सेक्शन किसी भाग का कटा हुआ भाग को दिखाने के लिए, मान लीजिए किसी का टुकड़ा है कटा हुआ, इसको दिखाने के लिए हम लोग 45 डिग्री पे हम लोग इंक्लाइन करके लाइन को खींचते हैं। और पता है ये जो आपस में जो लाइन है इसकी दूरी समान होनी चाहिए। ठीक है ना, ये कितना इंक्लाइन है? 45 डिग्री है, 45 डिग्री इंक्लाइन लाइन है। ठीक है ना, तो ये वाला सही होगा। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये हो गया। नेक्स्ट छठे नंबर पे चलते हैं। बीमा रेखा वस्तु में पढ़िए क्या लिखा हुआ है। बीमा रेखा वस्तु रेखा में खाली स्थान की दूरी पर होनी चाहिए। वो रहा है, देखिए यहां समझिए, ये रहा आपका एक कोई फिगर। ठीक है, ये कोई फिगर है। अब इसके माध्यम से हम समझा रहे हैं आपको, इसमें समझिएगा। वो रहा है कि बीमा रेखा वस्तु रेखा से, वस्तु रेखा कौन हुआ? ये वाला सब क्या है? वस्तु रेखा है। ठीक है ना, बीमा रेखा कौन किसको बोलते हैं? इस वाले रेखा को, ये जिसमें एरो हेड लगा हुआ है ना, इसको बीमा रेखा बोलते हैं। मान के चलिए कि 10 है। ठीक है ना, ये एक्सटेंशन लाइन हो गया, ये एक्सटेंशन हो गया और ये डायमेंशन लाइन हो गया। ठीक है, और ये हो गया हमारा वस्तु रेखा, ये हो गया हमारा वस्तु रेखा। कह रहा है कि जो बीमा रेखा होता है, ये जो बीमा रेखा है, ये वाला जो बीमा रेखा है, ये वस्तु रेखा से कितनी दूरी पर होता है? बीमा रेखा वस्तु रेखा से कितनी दूरी पर होता है? इसी के दूरी पूछ रहा है, ये दोनों के बीच की दूरी। तो कितना दूरी होगा भाई? 5 से 8 mm दिया है, 3 से 6 mm, 2 से 4 mm, कौन सा होगा? तो ये 5 से 8 mm वाला सही होता है। 5 से 8 mm की जो दूरी होती है वो सही होती है। ठीक है ना, 5 से 8 mm। ठीक है, ये आंसर इसका होगा। ये कितना होगा? 5 mm से लेकर 8 mm के बीच में गैप रहेगा। ठीक है ना, कहीं भी डायमेंशन हम देते हैं ना किसी ऑब्जेक्ट का, तो 5 से 8 mm की दूरी पे ही देते हैं। ठीक है, समझ रहे होंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। 7वां नंबर है, बोरा के नीचे दिए गए चित्र में एक रेखा को क्या कहा जाता है? इसमें बोरा कि एक रेखा को क्या कहा जाता है? तो देखिए एक्चुअली इस तो डायमेंशन लाइन ये नहीं है, डायमेंशन ऐसे हम लोग देते ही नहीं है। ठीक है ना, इंक्लाइन नहीं होता डायमेंशन लाइन, एकदम सीधा होता है। और इसका डायमेंशन लाइन होगा तो इस तरह से डायमेंशन लाइन होगा। ठीक है ना, ये डायमेंशन लाइन है ही नहीं। ठीक है,
सेक्शन रेखा 45 डिग्री पे इंक्लाइन होता है। एक सेक्शनिंग किया ना, एक रेखा नहीं होता, वो एक से ज्यादा रेखा होता है जो सेक्शनिंग करता है, ठीक है। केंद्र रेखा विस्तार, एक्सटेंशन लाइन भी नहीं, एक्सटेंशन लाइन किसको कहते हैं, जिसपे एरो हेड होता है, जिस पे एरो हेड होता है ये वाला एक्सटेंशन लाइन होता है, ठीक है ना। तो कौन सा है भाई, ये भी नहीं है, ये सेंटर लाइन ही जैसा दिख रहा है। चारों में से किसी एक को तो चुनना है ना, ऐसा नहीं कि छोड़ना है किसी को, एक को चुनना है। तो ये लगभग सिमिलर टू सेंटर लाइन है, ठीक है ना। इसी लाइन के बारे में बोल रहा है, ये जो लाइन खींचा हुआ है इसी लाइन के बारे में बोल रहा है कि कौन है, लेकिन थोड़ा सा एरो इधर दिया, यहाँ पर करता है ऐसे तो ठीक था, ठीक है। तो ये कौन सा लाइन है, सेंटर लाइन है। सेंटर लाइन की खासियत क्या है, एक बड़ा डैश, एक छोटा डैश, एक बड़ा डैश, एक छोटा डैश, एक बड़ा डैश, एक छोटा डैश, एक बड़ा डैश, ठीक है ना। इसमें सब बराबर दिख रहा है, उससे घबराना नहीं है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है। इस तरह से सेंटर लाइन, इसलिए ये सेंटर लाइन होगा, ठीक है। 7वां हो गया। 8वां नंबर पाते हैं, खाली स्थान को डैश रेखा कहा जाता है। इसमें से किसको डैश रेखा कहा जाता है, हिडन लाइन। हिडन लाइन को कहा जाता है क्योंकि ये डैश नहीं होता, लगातार लाइन होती है, ठीक है ना। 45 डिग्री पर झुकी हुई रेखा होती है, ये नहीं होता है। समतल रेखा, शेयरिंग लाइन, ये पढ़े नहीं, पढ़ना ही नहीं थे हम लोगों को, जो चीज नहीं पढ़े उसके बारे में सोचे क्यों, ये गलत हो गया। केंद्र रेखा, सेंटर लाइन, सेंटर लाइन पे छोड़ते हैं। दीर्घखंड रेखा, लॉन्ग सेगमेंट, तो दीर्घखंड रेखा आप देखे होंगे इस तरह से होता है ना, इस तरह से किया हुआ रहता है, तो ये दीर्घखंड है, लेकिन ये क्या डैश है क्या, नहीं। तो सेंटर लाइन डैश लाइन होता है, कैसे, क्योंकि इसमें दो तरह का डैश होता है, एक बड़ा डैश, एक छोटा डैश, एक बड़ा डैश, एक छोटा डैश, एक बड़ा डैश, एक छोटा डैश, एक बड़ा डैश, ठीक है। तो डैश रेखा किसको बोलेंगे हम लोग, केंद्र रेखा को बोलेंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। 9 नंबर में, सेक्शन रेखा की मोटाई कितनी रखी जाती है। बोला जो सेक्शन रेखा होता है उसकी मोटाई कितनी रखी जाती है, सेक्शन रेखा की, सेक्शन रेखा है ना, जो 45 डिग्री इंक्लाइन होता है, सेक्शनिंग जिससे हम लोग करते हैं, ये कटे हुए भाग को दिखाने के लिए होता है। तो सेक्शन लाइन जो होता है वो इसकी मोटाई कितनी होती है, इसकी मोटाई कितनी होती है, ठीक है। तो आप लोग याद रखेंगे, इसको याद करना चाहिए, 0.3 से 7 mm, ठीक है ना। 0.3 से 3 mm से 0.7 mm, क्योंकि नॉर्मल जो हम लोग लिखते हैं ना 0.5 mm की मोटाई वाला लाइन से हम लोग लिखते हैं, कितने लिखते हैं, 0.5 mm की मोटाई वाली लाइन से लिखते हैं। तो अगर नॉर्मली हम लोग पेंसिल से या कलम से जो सेक्शनिंग करते हैं वो इसी की रेंज में आता है, 0.3 से 0.7, क्योंकि इतना ही मोटा हम लोग पेंसिल या पेन को लेकर हम लोग सेक्शनिंग करते हैं, इसीलिए सही है। अब यहाँ पर देखिए रेंज दिए 0.3 से 0.4, ये होगा नहीं, क्योंकि नॉर्मल जो पेन की मोटाई कितनी होती है, 0.5 होती है, ये तो बहुत ज़्यादा पतला हो गया। ये वाला रेंज में, ये वाला रेंज में है, लेकिन ये वाला कम है, इसलिए ये भी नहीं होगा। तो कौन होगा, ये वाला 0.3 से 0.7 वाला, इसके बीच में जो करेंगे वो चलेगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट 10वां नंबर है, रेखाएं मुख्यतः कितने प्रकार की होती है। रेखाएं मुख्यतः कितने प्रकार की होती है, मुख्यतः रेखा कितने तरह का होता है, 2 तरह का होता है। कैसे, कौन कौन, एक लगातार, लगातार मतलब कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस लाइन, लगातार लाइन, ठीक है ना। एक होता है डैश लाइन, एक होता है डैश लाइन, ठीक है ना, डैश लाइन। लगातार लाइन में ऐसे लगातार होगा, मोटा होगा, पतला होगा, जिगजैग होगा, ठीक है ना, ये लगातार लाइन है। डैश लाइन में मोटा डैश, पतला डैश, ऐसे तरह से डैश लाइन बना, मतलब एक खंडित होगा, खंडित रेखा इसको बोलते हैं। तो 2 ही तरह का होता है, हम रेखाओं को 2 तरह से बांटे हैं, एक पहला लगातार जिसमें कोई टुकड़ा नहीं होता है, और दूसरा खंडित जिसमें टुकड़ा होता है, ठीक है। तो 2 प्रकार की ही लाइनें होती है, ठीक है। 10वां क्वेश्चन हो गया। 11 क्वेश्चन में चलेंगे। क्षैतिज रेखा के उदाहरण क्या है। क्षैतिज रेखा, क्षैतिज मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन का क्या एग्जांपल है, तो बोला कि सीधा स्ट्रेट, सीधा स्ट्रेट हो सकता है, कर्व रेखा, कर्व रेखा बोल रहा है, ये नहीं होगा, हॉरिजॉन्टल होता ही नहीं कर्व, ठीक है। केंद्र रेखा का सेंटर लाइन, सेंटर लाइन हॉरिजॉन्टल होगा नहीं होगा, इसमें भी संशय है। सेक्शन रेखा, ये भी नहीं होगा, तो 2 में से एक को चुनना होगा। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट मतलब सीधा लाइन, तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी इसी का कि ये सही है, ठीक है ना, क्योंकि केंद्र रेखा हॉरिजॉन्टल हो सकता है। देखिए मान लीजिए वृत्त है, अगर हम ऐसे सेंटर लाइन खींचते हैं तो ये तो वर्टिकल हो गया, लेकिन ऐसे खींचते हैं तो ये हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है ना, ये भी सही है। अगर इसको सीधा खींचे, स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं, स्ट्रेट लाइन हम लोग कैसे खींचते हैं, ऐसे खींचते हैं ना, स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा, तो सीधी रेखा ही यहाँ पर सही होगा, प्रोबेबिलिटी इसी के ज्यादा। ये नहीं रहता तो इसको हम आंसर करते हैं, सेक्शन लाइन को, सॉरी केंद्र रेखा को, लेकिन ये सबसे एग्जैक्ट आंसर यहाँ पर मौजूद है कि स्ट्रेट लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन बोल सकते हैं, तो ये सही है, ठीक है।
ये नहीं होगा। तो क्या होगा, पहला वाला सीधी रेखा को हम लोग होरिजेंटल लाइन यहां पे बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सीधी रेखा को होरिजेंटल लाइन बोला जा सकता है। ठीक है, आगे हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट है 12 क्वेश्चन। ठीक है, 11 हो गया है, 12 नंबर पे चलेंगे। अब अगर नीचे दिए गए चित्र में पी रेखा को क्या कहते हैं, आप ही बताइए, कब से हम बता रहे हैं पी रेखा को क्या कहते हैं। ये जो पी रेखा है इसको क्या बोलेंगे। ठीक है, इनविजिबल लाइन, अदृश्य रेखा, तो दिख रहा है सामने से, अदृश्य क्या है, केंद्र रेखा, सेंटर लाइन। तो आपको पता है ना कि एक बड़ा डैश, एक छोटा डैश, एक बड़ा डैश, एक छोटा डैश, एक बड़ा डैश, एक छोटा डैश, ये सेंटर लाइन हो ही नहीं सकता है। सेक्शन लाइन, तो सेक्शन लाइन आपको बताया था कि 45 डिग्री के इंक्लाइन पे एक लाइन लगातार बराबर दूरी पे खींचा रहता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्शन लाइन। तो ये सेक्शन लाइन ही है। ठीक है ना, तो इसलिए ये वाला सही है। लघुखंड नहीं, लघुखंड कैसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। ठीक है ना, जैसे ये होल है, इसको हम दिखाना क्रैक होता है, ऐसे दिखाएंगे, ये लघुखंड नहीं है। ठीक है, तो सेक्शन लाइन है ये। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे 12 नंबर पे। स्थिर जल की सतह का उदाहरण है। मान लीजिए ये तालाब है, आपको पहला ही चैप्टर में पढ़ाया था, पहला नहीं दूसरा में, ज्योमेट्रिकल फिगर में, कि ये तालाब है। ठीक है, तालाब के ऊपर स्थिर है जल, जल स्थिर है, ये जल है जो स्थिर है। अब बोल रहा है कि स्थिर जल की सतह का उदाहरण है, और इस पे हॉरिजॉन्टल लाइन खींच सकते हैं ना, ये एक सतह है जो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है। ठीक है ना, तो इस पे हम लोग क्षैतिज रेखा खींच सकते हैं। तालाब के जो ऊपरी सतह जो स्थिर पानी है उस पर एक अगर लाइन हम डालते हैं तो वो लाइन कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन होता है। ठीक है ना, ये तालाब है, मान लीजिए यहाँ तक पानी भरा हुआ है, इस लेवल तक। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे तो कौन सा लाइन होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 14 नंबर। देखिए इसको, वे रेखाएं जो क्षैतिज रेखाओं के लंबवत होती है, खाली स्थान कहलाती है। वे रेखाएं जो क्षैतिज रेखाओं के लंबवत होती है, तो क्षैतिज रेखा का लंबवत क्या होता है, ये वाला, इसको हम लोग वर्टिकल लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइन। हिंदी इसका होता है ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक है, क्या होता है हिंदी, ऊर्ध्वाधर रेखा होता है। आगे बढ़ेंगे, 15 नंबर पे चलते हैं। 15 नंबर हमारा, कौन सी रेखाएं जो समान दूरी पर आगे बढ़कर एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। बोले वो कौन सी रेखाएं होती है जो समान दूरी पर आगे बढ़कर एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है, कभी काटती नहीं है। जैसे ये रेखा है, और इसको जितना भी आगे बढ़ाइए एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं, काटेगा नहीं। मतलब ये कौन सी रेखाएं होती हैं, पैरेलल लाइन। बताया था ना कि पैरेलल लाइन अपनी दूरी, एक दूसरे के बीच की जो दूरी होती है हमेशा मेंटेन करके चलती है, मतलब कभी कम ज़्यादा नहीं होगा। हमेशा अगर 10 है तो हमेशा 10 रहेगा अनंत काल तक। ठीक है, तो वैसी रेखाओं को हम क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइन बोलते हैं। ये कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा, थ्योरी में आप देखे होंगे। अब आगे बढ़ते हैं 16 नंबर पे। अदृश्य रेखा कितने mm के चिन्ह छोड़ते हुए बनाई जाती है। अब देखिए इसको, अदृश्य रेखा कितने mm का चिन्ह छोड़ते हुए बनाई जाती है। तब बताएंगे आप लोग कि अदृश्य रेखा जो होता है कितने mm का रिक्त छोड़ते हुए बनाया जाता है। तो आप लोग थ्योरी में देखे होंगे 3 से 4 mm। ठीक है ना, ये वाला याद रखेंगे, 3 से 4 mm। ठीक है, इस लाइन को देखिए ध्यान से, ये कौन सी लाइन का उदाहरण है। ठीक है, लिखा है ये जो लाइन है ये रेखा है जो किसका उदाहरण है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। पहला लंबवत रेखा, तो लंबवत रेखा आप देखे होंगे इस तरह से होता है। ठीक है ना, ये वाला होता है लंबवत, अभी जो बताए थे पीछे, तो ये गलत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा समानांतर रेखा, ये भी नहीं है। ठीक है, वर्क रेखा मतलब कर्व लाइन, ये टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है ना, ये कौन सा लाइन है, कर्व लाइन है। ठीक है, ये वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन है। ये दोनों दो जगह एक ही आंसर है। ठीक है, दो जगह एक ही ऑप्शन है, तो ये वाला सही होगा हमारा, तीसरे नंबर वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 18 नंबर पे। देखिए, दो बिंदुओं के बीच की दूरी जिसमें निरंतर दिशा परिवर्तित होती है खाली स्थान रेखा कहलाती है। बोला कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ठीक है ना, दो बिंदु है ए और बी, और इसमें निरंतर दिशा का परिवर्तन हो रहा है, कभी ऊपर नीचे ईस्ट वेस्ट हो रहा है ना, इस तरह से। इस लाइन को पहचानते हैं आप लोग, क्या बोलते हैं इन लोगों को, कर्व लाइन बोलते हैं। ठीक है ना, क्या बोलते हैं, कर्व लाइन बोलते हैं। नेक्स्ट है 19 नंबर। नीचे दिए गए चित्र में रेखा की पहचान करें। ध्यान से देखिए इसको, 19 नंबर को ध्यान से देखिए। नीचे दिए गए चित्र में रेखा की पहचान करें। हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है ना, तो हॉरिजॉन्टल लाइन बिल्कुल स्ट्रेट थोड़ा सीधा होता है, ये ऑब्लिक नहीं होता, इन कोण पर नहीं होता कभी भी। ठीक है ना, 0 डिग्री होता है इसका। और ये गलत हो गया, प्रणव रेखा, ये तो पढ़े नहीं हम लोग, सिलेबस में है ही नहीं, सोचना ही नहीं है। लंबवत रेखा वर्टिकल है क्या, नहीं है, ये भी गलत हो गया। तो कौन सा होगा, समानांतर रेखा, ठीक है ना, पैरेलल लाइन होगा। ओके, नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे
20वां नंबर है, वे रेखाएं जो दोनों किनारों पर तीर के निशान तथा क्या तीर का निशान द्वारा बंद रहती है। बोला कि वे लाइन रेखा का नाम बताइए जो जिसके दोनों सिरों पर तीर का निशान होता है, ठीक है ना, इस तरह का तीर का निशान आता है। किस पे रहता है आपको बताया था ना, ये वाला जो रेखा होता है इसके ऊपर डायमेंशन लिखा रहता है, तो ये कौन सा होगा, डायमेंशन लाइन होगा। थ्योरी में आप लोग देखे होंगे कौन सा है, डायमेंशन लाइन, बीमा रेखा भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसमें देखिए डायमेंशन लाइन ये है। वस्तु रेखा किसको बोलते हैं, जो आउटर लाइन या वस्तु रेखा एक ही होता है, ये हो गया, ये वस्तु रेखा आउटर लाइन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे 21 नंबर देखिए, किसी वस्तु का आउटलाइन हेतु प्रयुक्त रेखाएं कहलाती है। किसी वस्तु का आउटलाइन मतलब बाहरी रेखा, किसी वस्तु का बाहरी रेखा, ये वस्तु हो गया, इसका बाहरी रेखा देखिए, ये इसका बाहरी रेखा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, देखिए ऑब्जेक्ट लाइन बोलते हैं। वस्तु रेखा को वस्तु रेखा ही बोलते हैं, इंग्लिश में ऑब्जेक्ट लाइन बोलते हैं। वस्तु के बाहरी रेखा को वस्तु लाइन बोलते हैं, आउटलाइन बोलिए, ठीक है, दोनों सेम है। डायमेंशन लाइन ये नहीं होगा, क्यों, क्योंकि डायमेंशन तो नीचे लिखा रहा था जिस पे एरो हेड लग रहा था, ये डायमेंशन लाइन होता है, ठीक है ना, ये वाला। एक्सटेंशन लाइन ये होगा ही, एक्सटेंशन लाइन इसको बोलते हैं। ट्रांवर्स लाइन और विजिबल लाइन हमको पढ़ना ही नहीं था इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 22 नंबर पे, किसी बिंदु से होती हुई रेखा जो अपनी दिशा परिवर्तित करती रहती है उसको क्या बोलते हैं। किसी बिंदु से होती हुई रेखा जो अपनी दिशा को परिवर्तित करती है उसको क्या बोलते हैं। सीधी रेखा नहीं, गलत है, ठीक है। कर्व रेखा तो यही होगा, ठीक है, बाकी तो नहीं होगा। कौन होगा, कर्व रेखा, पढ़ाए थे ना। आइए लिखा, वे रेखाएं जो क्षैतिज रेखाओं पर लंब होती है कहलाती है, ठीक है ना। क्षैतिज रेखा पर जो लंब होती है, तो क्षैतिज रेखा पर जो लंब होती है इस तरह से होता है, ठीक है। 90 डिग्री का यहाँ पर कोण बनता है और इसको परपेंडिकुलर लाइन बोलेंगे इंग्लिश में, ठीक है ना। गलती कर दी, यहाँ पे लिखा हुआ है परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है ना। तो ये वाला से लंबवत रेखा होता है, ठीक है ना। वर्टिकल लाइन ऊर्ध्वाधर जो रेखा होता है वो इस पे ऐसे सीधा जो लाइन होता है उसको क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइन बोलते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो लंब होता है जो 90 डिग्री का कोण बनाता है उसको हम बोलते हैं क्या, लंबवत रेखा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे 24 नंबर को ध्यान से देखिए। 24 नंबर बोला कि निम्न में से कौन सी बीमा रेखा सही प्रक्रिया प्रदर्शित करती है। बोलते कि ये 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा बीमा रेखा, डायमेंशन लाइन कौन सा है। तो इसमें से देखिए कभी इस तरह से डायमेंशन नहीं दिया जाता है। आपको डायमेंशन बताए थे ना, 2 तरह की डायमेंशन की जाती है, ठीक है ना। वो दोनों में से किसी को भी ये सही नहीं है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा पहला। दूसरा और तीसरा दोनों एक जैसा दिख रहा है, ठीक है। लेकिन जो ओरिजिनल में देखिएगा तो इसमें से क्या है कि 30 थोड़ा सा इधर उधर लिखा रहता है, ठीक है ना, मिडिल में नहीं लिखा रहता है। इसमें तो दोनों मिडिल में दिख रहा है, लेकिन इसका ओरिजिनल जो प्रश्न देखेंगे उसमें जो 30 होता है ना, कहीं साइड में होता है, एक बीच में होता है। तो जो बीच में होगा वो सही होगा। ऐसे दोनों सही दिख रहा है, बी और सी दोनों एक जैसा दिख रहा है। यहाँ पे ये वाला और ये वाला दोनों एक जैसा ही दिख रहा है, दोनों का लिखा हुआ मिडिल में ही है, ठीक है ना, दोनों मिडिल में लिखा हुआ। लेकिन ओरिजिनल जो क्वेश्चन होगा उसमें दोनों में से कोई एक साइड में लिखा रहता है। तो जो साइड में लिखा रहेगा वो गलत होगा, जो मिडिल में लिखा रहेगा वो सही होगा, ठीक है। तो जब क्वेश्चन से मुलाकात होगा उस समय और देखिएगा फोटो में, उसके अनुसार आंसर कर दीजिएगा, ठीक है। आइए 26 नंबर पे चलते हैं। 25 नंबर देखिए, यहाँ पर नीचे दिए गए चित्र एक्स द्वारा प्रदर्शित की गई रेखा का नाम बताइए, ठीक है ना। ये जो एक्स है ये इस रेखा का क्या नाम है। तो कभी भी ध्यान रखिएगा जो रेखा, वैसा रेखा जिसके दोनों तरफ एरो हेड लगे हो, ठीक है ना, और उसके ऊपर डायमेंशन लिखा हो 10, 20, 30 जो बीमा लिखा हो वो हमेशा ही डायमेंशन लाइन होती है, ठीक है। और डायमेंशन लाइन जो होती है वो एक्सटेंशन लाइन के ऊपर टिकी हुई रहती है, ठीक है। तो इसको हम लोग कौन सा लाइन बोलेंगे, डायमेंशन लाइन बोलेंगे, ठीक है ना। कौन सा, बीमा रेखा। और विस्तार रेखा कौन सा, ये साइड और जिस पे तीर लगा हुआ है कौन सा होता है, विस्तार रेखा, एक्सटेंशन लाइन होता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग 26 नंबर देखिए, ड्राइंग में विभिन्न प्रकार की रेखाएं उपयोग होती है, जिनमें होती है, ठीक है। चित्र में रेखा एक्स प्रदर्शित करता है। ये जो एक वस्तु दिया गया है और यहाँ पे ये एक रेखा दिया गया है जिसका एक्स बोल रहा है, रेखा का नाम क्या है, एक्स। इसके नाम पूछा गया, नाम क्या है इसका। तो आप लोगों को पढ़ाए थे लघुखंड और दीर्घखंड, ठीक है ना, शॉर्ट लाइन और लॉन्ग लाइन, लॉन्ग ब्रेक लाइन और शॉर्ट ब्रेक लाइन, ठीक है। तो शॉर्ट ब्रेक लाइन कैसा होता है, इस तरह का होता है, और लॉन्ग ब्रेक लाइन इस तरह का होता है, ठीक है। तो याद आ रहा होगा। तो कौन सा ये लघुखंड रेखा है, शॉर्ट ब्रेक लाइन होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आगे हम 27 नंबर, दी गई लाइनों में से लांबा जिगजैग लाइन कौन सी है। लांबा जिगजैग लाइन,
देखिए ये शॉर्ट ब्रेक लाइन होता है, ठीक है ना, और ये वाला लंबा जिगजैग होता है, ठीक है, दीर्घ खंड रेखा होता है, तो ये वाला सही है। नेक्स्ट कौन सा, डी, ऑप्शन डी सही है आपका। जिग मतलब टेढ़ा मेढ़ा, ठीक है। 28 नंबर, आईएसआई के निर्देशानुसार रेखा की माप बीमा रेखा के खाली स्थान की लिखी जानी चाहिए। कहाँ लिखा जाता है, बीमा रेखा के ऊपर, ठीक है ना। देखिए ये बीमा रेखा हो गया, ठीक है ना, ये डायमेंशन लाइन हो गया, और जो डायमेंशन लिखेंगे नीचे लिखेंगे ऊपर लिखेंगे, तो ऊपर हमेशा कहाँ लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं, तो कौन सा सही होगा, एबव, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम लोग। 29 नंबर, सीधी रेखाएं मुख्यतः कितने प्रकार की होती है। सीधी रेखा कितने तरह का होता है, तो याद कर लीजिएगा 3 तरह का होता है। कौन कौन, एक वर्टिकल होगा, एक हॉरिजॉन्टल होगा और एक इंक्लाइन होगा, ठीक है ना, यही तीनों होता है, इसको बोलते हैं हम लोग सीधी रेखा। कितने तरह का होता है, 3 तरह का होता है, ठीक है। तो आइए 30वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। ये 30 नंबर जो क्वेश्चन लिखा हुआ, इसमें लिखा हुआ कि नीचे दिए गए चित्र में कौन सा सही प्रदर्शित करता है, विच ऑफ द फ्लोइंग फिगर करेक्टली रिप्रेजेंट्स। देखिए डायमेंशन के बारे में पूछा है कि डायमेंशन इसमें जो दिया गया है, डायमेंशन की जो की गई है वो सही है गलत है। तो 2 तरह से हम लोग डायमेंशनिंग पढ़े हैं। एक जो डायमेंशन जो होता है, डायमेंशन लाइन के ऊपर ठीक बीच में लिखा जाता है, ठीक है ना, ऊपर और बीच में लिखा जाता है। दूसरा जो डायमेंशनिंग की जाती है उसमें जो डायमेंशन होता है, ये जो डायमेंशन लाइन है, एरो हेड है, इसको ब्रेक करके बीच में दिया जाता है, ठीक है ना, ब्रेक करके बीच में दिया जाता है। 2 तरह से होता है, ठीक है, इस तरह से होता है। अगर हम इसकी बात करें तो ये बिल्कुल पूरी तरह से गलत है, क्योंकि ये डायमेंशन लाइन के नीचे हमेशा ऊपर होता है। अब इसकी बात करें तो देखिए ये देखिएगा तो अनऑथोराइज लिखा हुआ है, ठीक है ना, मतलब लिखा तो है लेकिन सही तरीके से नहीं लिखा है। इसका जो 25 है ना नीचे है, दोनों लाइन के बीच में, लेकिन ये नीचे की तरफ लिखा हुआ, ठीक है ना, और ये लाइन जो कटा हुआ है बहुत दूर पे कटा हुआ, गैप बहुत ज्यादा है, तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। ये एग्जैक्ट सही है। इसमें भी एक कमी है कि ये जो एक्सटेंशन लाइन है, एक्सटेंशन लाइन सटा हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, 3 mm का गैप होना चाहिए। फिर भी अगर सबसे ज्यादा बेटर हम मानते हैं इसी को कि ये सबसे ज्यादा सही है, क्योंकि इसी में से किसी एक का चुनाव करना है, ठीक है। तो दूसरा नंबर इसमें सही है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे 31 नंबर के पास। तो 31 नंबर में दिया हुआ गया है कि नीचे दिए गए चित्र में कौन सा विमान का डायमेंशन गलत है। देखिए इसमें कौन सा जो डायमेंशन दिया गया है वो गलत है। देखिए इसमें अगर देखा जाए तो हम लोगों का सब सही दिख रहा है, ठीक है ना, एक गलत है ये वाला। कभी भी डायमेंशन हम लोग ना इमेज में सटा कर नहीं देते हैं, मतलब जो भी ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट में टच नहीं कराते हैं। जैसे मान के चलिए एग्जाम्पल के लिए ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है। अब इसका जो डायमेंशन हम देंगे, मान के चलिए कि इसका डायमेंशन लिखना है कि यहाँ से यहाँ तक कितना चौड़ा है, ठीक है, तो कभी भी हम इसी को टच नहीं कर लेंगे, इसी को टच करके डायमेंशन ऐसे नहीं दे देंगे, ठीक है ना, पहली बात। दूसरा है कि अगर अंदर वाला डायमेंशन देना हो तो ऐसा नहीं करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक तीर मार देंगे ऐसे और 20 लिख देंगे। ये ऑब्जेक्ट पे ही हुआ, ठीक है ना, तो कभी ऑब्जेक्ट के सरफेस को यूज नहीं करना। यहाँ पे जो 20 लिखा हुआ है ना, ये वाला जो ऑब्जेक्ट है उसके सरफेस को यूज करके डायमेंशन दे दिया है, इसलिए ये 20 नंबर गलत है। तो ये वाला हमारा सही होगा, कौन सा 20 नंबर वाला, ये गलत है डायमेंशन, ठीक है ना। ये ऑब्जेक्ट को सरफेस का यूज कर लिया। ऑब्जेक्ट का जो सतह है ना, सरफेस के सतह में कभी भी एरो हेड नहीं लगाते हैं, ठीक है ना, सरफेस के बाहर लगाते हैं। अगर लिखना हो तो इस तरह से एरो हेड एक्सटेंशन लाइन पर देके हम डायमेंशन लिखेंगे, ना कि इसी के अंदर में लिखेंगे, ठीक है ना, तो ऐसा नहीं करेंगे। 31 हो गया। 32 नंबर बोल रहा है कि नीचे दिए गए चित्र में कौन सा एरो हेड लगा हुआ है। इसमें एरो हेड कौन सा लगा हुआ है, तो एरो हेड को ध्यान से देखिएगा तो ये अब्लिक है, ठीक है ना, अब्लिक किया हुआ है, तो ये अब्लिक है, ठीक है ना। कौन सा अब्लिक स्ट्रोक बोलेंगे इसको, ठीक है, जो इंक्लाइन हो। 33 नंबर, निम्न में से कौन सा तीर गलत है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एरो इज रॉन्ग। कौन सा रॉन्ग है भाई, ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ये देखिए कभी भी एक्सटेंशन लाइन का ये बाहर मुंडी नहीं निकलता, ये बाहर निकला हुआ, इसीलिए पहला वाला है जो गलत है, और इसी को हम लोग यहाँ पे करेंगे, ठीक है। हमारा आंसर कौन होगा, फर्स्ट 1 वाला गलत है, ठीक है, तो हमारा आंसर होगा 1, बाकी चीजें सही है। नेक्स्ट है 34 नंबर, B25 द्वारा विमांकन डायमेंशन में सही प्रदर्शित किया गया है। डायमेंशन B5 रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करता है भाई, हमेशा डायमेंशन को हम लोग mm में देते हैं, ठीक है, सही है। डायमेंशन हमेशा हम लोग इसमें mm में लिखते हैं। क्वेश्चन है 35 नंबर, इंजीनियरिंग ड्राइंग में अक्षरांकन के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। अक्षरांकन के माध्यम से इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम लोग क्या क्या लिखते हैं, प्रस्तुत करते हैं। तो पहला ऑप्शन है ड्राइंग का विवरण, ये भी करते हैं हम लोग। केवल भी मैं डायमेंशन भी लिखते हैं, तो इसमें आंसर होगा ए और बी दोनों, ठीक है ना, बोथ होगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे
36 नंबर बोला है कि अक्षरांकन करते समय इंजीनियरिंग ड्राइंग में अक्षरांकन मतलब कोई भी लेटर लिखते समय हम ऊर्ध्वाधर रेखाओं को खींचते हैं। जो वर्टिकल लाइंस होते हैं उसको कैसे खींचते हैं, तो वर्टिकल लाइन हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ खींचते हैं, ठीक है ना। वर्टिकल लाइन को हमेशा ऊपर से नीचे की ओर खींचा जाता है, तो पहला लाइन सही है, ठीक है, पहला आंसर सही है। नेक्स्ट है दूसरा, नेक्स्ट है 37 नंबर, इंजीनियरिंग ड्राइंग में विभिन्न प्रकार के अक्षरांकन तरीके के उपयोग किया जाता है, निम्न में से किसमें सभी अक्षरों को तिरछा लिखा जाता है। तो आप लोगों को पढ़ाए होंगे कि सभी अक्षरों को कौन सा अक्षरांकन में तिरछा लिखा जाता है। तो अक्षरांकन 4 तरीके से होता है, जिसमें एक इटालिक होता है, तो ठीक है ना। जो इटालिक अक्षरांकन करते हैं, जो इटालिक लेटरिंग होता है, उसको हम लोग तिरछा लिखते हैं, हमेशा तिरछा लिखते हैं, ठीक है, बाकी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट होगा 38 नंबर, निम्न में से किसमें 75 डिग्री तिरछी अक्षरांकन लिखी जाती है। बोला कि किसमें हम लोग 75 डिग्री तिरछा अक्षरांकन लिखते हैं, ठीक है ना। बताइए 75 डिग्री किसमें लिखते हैं, सिंगल स्ट्रोक के साथ इंक्लाइंड, या सिंगल स्ट्रोक अक्षर, इंक्लाइन लेटर, डबल स्ट्रोक लेटर, किसको हम लिखते हैं 75 डिग्री तिरछा, ठीक है ना। 75 डिग्री तिरछा किसको हम लिखते हैं बताइए। तो इसमें अगर देखें तो ये भी नहीं होगा, ठीक है ना, ये भी नहीं होगा। इंक्लाइन लेटर को हम लोग इंक्लाइन लिखते हैं, 75 डिग्री इधर से बोल दीजिए और इधर से 15 डिग्री, ठीक है ना। 75 डिग्री इधर से हो जाएगा और इधर से 15 डिग्री होता है, जैसे लिखते हैं ना, जैसे एम लिखते हैं ऐसे, ठीक है। तो इधर से इसको डालेंगे तो इधर से कितना होता है 15 डिग्री होता है और इधर से 75 डिग्री होता है, ठीक है। तो इंक्लाइन लेटर को लिखते हैं या इटैलिक बोलिए, ठीक है, इंक्लाइन वाला होगा। आप लोग दूसरा चैप्टर जो लेटरिंग था उसमें पढ़े होंगे, ठीक है। 39 नंबर, किनमें अक्षरों को बाएं से दाएं लिखा जाता है। बाएं से दाएं किस में लिखा जाता है, सिंगल स्ट्रोक अक्षर में, डबल स्ट्रोक में, सिंगल स्ट्रोक के साथ इंक्लाइन में, तिरछी अक्षर को। तो इसमें से बताइए किस अक्षर को हम लोग बाएं से दाएं की ओर लिखते हैं। बाएं से दाएं की ओर किसको लिखते हैं। तो अगर हम लिखते हैं ऐसे, चलिए हम अपना भी नाम लिखते हैं, तो कैसे लिख रहे हैं, बाएं से दाएं तक जा रहा है ना, तो सिंगल स्ट्रोक को हमेशा हम लोग क्या करते हैं बाएं से दाएं लिखते हैं। ऐसे इसमें जो भी लेटर लिखा हुआ है सब बाएं से दाएं ही लिखा जाता है, लेकिन शुरुआत हम लोग सिंगल स्ट्रोक से ही करते हैं, ठीक है, इसलिए पहला सही है। कोई भी अगर हिंदी देवनागरी में लिखते हैं तो आप बाएं से दाएं लिखा जाता है, ठीक है ना। सारे लेटर जो देवनागरी में लिखी जाती है वो बाएं से दाएं की तरफ लिखी जाएगी, ठीक है। 40 नंबर, B25 के अनुसार सिंगल स्ट्रोक अक्षरांकन को कितने प्रकार में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है ना। बोल रहा है कि B25 के अनुसार सिंगल स्ट्रोक अक्षरांकन को कितने प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। सिंगल स्ट्रोक को बताइए, एक तो कैपिटल में लिखते हैं और एक स्मॉल में लिखते हैं, ठीक है ना। एक कैपिटल में लिखते हैं, एक स्मॉल में लिखते हैं। सिंगल स्ट्रोक लिखेंगे तो या तो हम लोग कैपिटल में लिखेंगे, ठीक है, और नहीं तो स्मॉल में लिखेंगे, ठीक है, नहीं तो क्या लिखेंगे स्मॉल में लिखेंगे। तो ये आपको पढ़ाए थे, पहला चैप्टर लेटरिंग में 2 प्रकार का होता है, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग 41 नंबर, ऊर्ध्वाधर सिंगल स्ट्रोक अक्षर पर लिखे जाते हैं। ऊर्ध्वाधर, ठीक है ना, ऊर्ध्वाधर मतलब वर्टिकल। वर्टिकल जो सिंगल स्ट्रोक लिखा जाता है वो इसमें से किस पे लिखा जाता है, अधिक कोण पे, सम कोण पे, न्यून कोण पे, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही होगा बाबू, कौन जो हम लोग वर्टिकल्स लेटर लिखते हैं ऊपर से नीचे की तरफ, उसमें हम लोग कौन सा, इसमें से कौन सा एंगल का प्रयोग करते हैं। तो इसमें से देखिए जो 90 डिग्री, क्योंकि इस लाइन पर अगर हम लिख रहे हैं, ठीक है ना, लिख रहे हैं तो आपको पता है ना कि ये लाइन सीधे 90 डिग्री लंब है, ठीक है। तो एक समकोणी त्रिभुज होता है जिसमें एक 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है ना। अब इसी पर लिखेंगे ना, ऐसा तो नहीं है कि तिरछा है तिरछा पर लिख देंगे, कभी नहीं लिखेंगे। कब जब भी लिखेंगे तो जो कोण 90 डिग्री का कोण बना रहा होगा उसी के ऊपर यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे इस पर लिख रहे हैं तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही है हमारा राइट एंगल, बाकी ये न्यून कोण कुछ इस तरह से दिखता है। अब इस पर कैसे लिखेंगे, तिरछा नहीं लिख सकते हैं। अधिक कोण ये तो और खतरनाक होता है, इस पर भी नहीं लिख सकते हैं। तो इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक ना। कौन सा होगा, ये समकोण होगा, ठीक है, समकोण वाले पर हम लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट होगा 42 नंबर, लोअर केस लेटर का प्रयोग प्रायः किया जाता है। लोअर केस लेटर का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, लोअर केस लेटर का हम लोग प्रयोग कहाँ करते हैं, ड्राइंग में, आर्किटेक्चर ड्राइंग में पूछ रहा है, कृषि में करते हैं, ए या बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा होगा भाई, तो हम लोग लोअर केस जो लेटर होता है ना, छोटा वाला ए बी, ये सब जो लिखते हैं ABCD, लोअर केस इसी को बोलते हैं। तो अधिकतर हम लोग किसमें, आर्किटेक्चर में ड्राइंग में करते हैं, ठीक है ना। जो कंस्ट्रक्शन वाला ड्राइंग बनता है ना उसमें हम लोग लोअर केस लेटर का हमेशा प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो कौन सा होगा, आर्किटेक्चर ड्राइंग में। नेक्स्ट हमारा 43,
सिंगल स्ट्रोक लेटरिंग के लिए कौन से ग्रेड की पेंसिल यूज की जाती है? सिंगल स्ट्रोक के लिए हम लोग किस ग्रेड का पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पर दिया हुआ एच, HB 2H और AB दोनों, ठीक है ना? HB और यहाँ पे हम लोग सिंगल स्ट्रोक के लिए H और HB दोनों का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना? तो A और B दोनों सही होगा, A और B दोनों सही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर, 2 स्ट्रोक अक्षर लिखे जाते हैं, 2 स्ट्रोक लेटर लिखे जाते हैं। 2 स्ट्रोक का मतलब है कि एक बार में नहीं, जैसे अभिषेक हम लिखे थे, एक बार में नहीं, इस पर डबल कोटिंग करेगा, ठीक है ना? बीच में रंग भरने के लिए जगह रहता है, तो मोटा लिखा जाता है, ठीक है ना? ये कैसे लिखा है? मोटा, ठीक, मतलब मोटा। ये कैसे लिखा है? मोटा लिखा जाता है। 45 नंबर देखिए, सिंगल स्ट्रोक। सिंगल स्ट्रोक इंक्लाइन लेटर में स्केल की ऊंचाई होती है। सिंगल स्ट्रोक इंक्लाइन लेटर में स्केल की ऊंचाई कितना होता है, ठीक है ना? तो 5 mm हम लेके चलते हैं, याद कर लीजिएगा। सिंगल स्ट्रोक में इंक्लाइन लेटर जो लिखना होता है उसमें जो स्केल की ऊंचाई होती है वो कितनी होती है? 5 mm, ठीक है। 46 नंबर देखिए, सिंगल स्ट्रोक लेटरिंग में 2 अक्षरों के बीच की दूरी कितनी होती है? सिंगल स्ट्रोक में 2 अक्षरों के बीच की दूरी कितनी होती है? समान होता है, ऊंचाई के समान, असमान इनमें से कोई नहीं, तो समान होता है, सिमिलर होता है, ठीक है ना? 2 अक्षरों के बीच की दूरी हमेशा गैप मेंटेन होकर चलता है, ठीक है ना? किसी में कम है, किसी में ज्यादा गैप नहीं रहेगा, ठीक है, समान रहता है। नेक्स्ट है 47 नंबर हमारा, किसी बिंदु से एक ही दिशा में विशेष में गतिमान होने पर बिंदु पथ कहलाती है। बोला किसी बिंदु से एक ही दिशा में जो बिंदु पथ आगे की तरफ बढ़ती है वो बिंदु पथ क्या कहलाती है? क्या कहलाती है भाई? लाइन। बोला कि लाइन कह सकते हैं, कि सीधी रेखा कह सकते हैं, कि तिर्यक रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा, कौन सा होगा? तो लाइन तो सब लाइन है, ये भी लाइन है, सीधा जा रहा है, ऐसे भी लाइन जा रहा है, ऐसे भी जा रहा है, ऐसे भी ये भी लाइन होता है। तो लाइन कहने से कोई हमको दिख समझ में नहीं आ रहा। सीधी रेखा बोल सकते हैं, स्ट्रेट लाइन बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि किसी बिंदु पर से एक ही दिशा में जो बिंदु आगे बढ़ता है ना, तो स्ट्रेट लाइन का निर्माण, सबको मिलाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन का निर्माण करता है, ठीक है ना? तो इसलिए आंसर होगा इसका सीधी रेखा। नेक्स्ट है हमारा 48 नंबर, ये पूछ रहा है कि नीचे दिए गए चित्र ए को क्या कहा जाता है? चित्र ए को क्या कहा जाता है? ये क्या है? लंबवत रेखा है कि ऊर्ध्वाधर है कि सीधी रेखा है कि उपयुक्त सभी हैं? अब केवल इसके बारे, इस लाइन के बारे में केवल पूछा, ठीक है ना? एक तो लंब है, क्योंकि देखिए 90 डिग्री का यहाँ पर कोण बना रहा है, तो लंब भी सही है, वर्टिकल लाइन परपेंडिकुलर होता है, यहाँ पे परपेंडिकुलर है, तो ये भी सही है। लंबवत है, परपेंडिकुलर है, सही है। ऊर्ध्वाधर वर्टिकल लाइन है क्या? बिल्कुल, ये लाइन ऊपर से नीचे की तरफ आई है, वर्टिकल लाइन भी हो सकती है। सीधी रेखा है क्या? ये बिल्कुल सीधा है, टेढ़ा है भी नहीं, ठीक है। तो ये ऑल ऑफ दीज, क्योंकि स्पेशल इस लाइन के बारे में पूछ रहा है, ठीक है ना? इस लाइन के ये सबको कंबाइन नहीं पूछ रहा है, ओनली पूछ रहा है कि इस लाइन के बारे में आप क्या क्या सोचते हैं। तो ये सब सही है, ठीक है ना? इसमें से कोई गलत नहीं है। 49 नंबर देखिए, निम्न चित्रों में से अदृश्य रेखा को पहचानिए। अदृश्य रेखा पहचानिए। इसमें अदृश्य रेखा कौन हो सकता है? देखिए, अगर एक बड़ा डैश है, बड़ा डैश के बाद छोटा डैश है, फिर बड़ा डैश, फिर छोटा डैश, मतलब ये सेंटर लाइन है, ठीक है ना? ये सेंटर लाइन है, ये तो आप लोग को पता होगा। ये कर्व रेखा है, ठीक है? ये कर्व रेखा, ये देखिए यही वाला है जो हिडन लाइन है। ये भी ये क्या है? कर्व है, लॉन्ग ब्रेक लाइन हो सकता है, ये शॉर्ट ब्रेक लाइन हो सकता है। ये वाला क्या है? हिडन लाइन है। कभी भी हम लोग जो पीछे वाला सरफेस दिखाना होता है ना, कोई पीछे वाला सरफेस दिखाना होता है, उसके लिए हम लोग हिडन लाइन का प्रयोग करते हैं, ठीक है? अब इसको यहाँ पर मैच करते हैं, यहाँ पर डैश लाइन का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना? कोई पीछे वाला सतह दिखाने के लिए हम लोग एक बराबर अंतराल पर डैश देते हैं, डैश लाइन का प्रयोग करते हैं। और ये जो डैश लाइन है यही अदृश्य रेखा बोलेंगे, हिडन लाइन बोलेंगे, ठीक है ना? हिडन लाइन बोलिए, अदृश्य लाइन बोलिए, इसी को बोलेंगे डैश लाइन को, जो एक बराबर अंतराल पे एक डैश आगे बढ़ते जाता है, और ये डैश रिप्रेजेंट करता है कि पीछे कोई सरफेस है जो हिडन रूप से छुपी हुई है, ठीक है? 50 नंबर क्वेश्चन, चित्र में प्रदर्शित एन रेखा का नाम बताइए। एन रेखा का नाम बताइए। चित्र में प्रदर्शित एन रेखा का नाम बताइए। तो देखिए, एन रेखा मतलब ई वाला। तो ई वाला आप लोग जानते होंगे कि कोई भी जिस पे एरो हेड लगा रहता है उसको एक्सटेंशन लाइन बोलते हैं। जिस पे एरो हेड, देखिए जिस किसी लाइन के ऊपर में एरो हेड लगा रहता है तो इस लाइन को हम लोग एक्सटेंशन लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सटेंशन लाइन। मतलब एक्सटेंशन लाइन का मतलब क्या होता है? देखिए, विस्तार रेखा, हिंदी होता है इसका विस्तार रेखा। हिंदी इसका क्या होता है? विस्तार रेखा। एक्सटेंशन लाइन मतलब विस्तार रेखा। और ये जो होता है ये डायमेंशन लाइन होता है।
डायमेंशन लाइन, ठीक है, मतलब बीमा रेखा, मतलब बीमा रेखा। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि एरो हेड नीचे वाला लाइन पर टच किया हुआ है, ठीक है ना, तो इसका मतलब है कि ये एक्सटेंशन लाइन है। तो एक्सटेंशन लाइन है तो देखिए नीचे ऑप्शन में एक्सटेंशन लाइन दिया होगा, दिया हुआ है ये एक्सटेंशन लाइन, ठीक है ना, तो इसलिए इसका आंसर होगा एक्सटेंशन लाइन। बाबू अगर आप लोग सही से लेक्चर देखे होंगे, सब लेक्चर अच्छा से देख रहे होंगे तो सारा क्वेश्चन लग जाएगा। क्वेश्चन में कोई दम नहीं होता है, बस ये सब समझने वाली चीज़ होती है। अगर आप समझ के क्वेश्चन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही है। सेट ए, लाइन का सेट ए हम कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। अब सेट बी हम बाद में कंप्लीट करेंगे। अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे प्रोजेक्शन, जो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण है। प्रोजेक्शन पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग एक चैप्टर और बचेगा, देन हम लोग मॉक टेस्ट प्रैक्टिस सेट सब लगाएंगे। ड्राइंग के जितने भी प्रश्न होंगे सारे प्रश्नों को हम लगा लेंगे। जिस चैप्टर में एक से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट दिया गया है उसको हम लास्ट में प्रैक्टिस सेट का सलूशन आपको देंगे। अभी एक सलूशन वीडियो आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं। आप लोग की जिम्मेदारी है कि उसको प्रैक्टिस को लगातार प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। और अगला चैप्टर बहुत जल्द हम शुरू करने वाले हैं। आप लोगों के बीच हम अगला चैप्टर प्रोजेक्शन लेकर आ रहे हैं, ठीक है। और यहीं पे ये सेट ए था, लाइन का सेट ए था जिसको हमने कंप्लीट किया। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट अगले चैप्टर में जिसका नाम है प्रोजेक्शन। थैंक यू सो मच।